ओके, आई थिंक कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. लेट मी grab a whiteboard. Let me share my screen as well. Okay. चलिए, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ. Okay, so we are good to go. Before we get started, मेरे ख्याल में जो announcements हैं वो usual announcements हैं. आप लोगों का जो second homework है, it has been posted. That homework is about Z transform and it is due in 2 weeks time, जिनमें से कुछ दिन of course elapse हो चुके हैं. तो make sure कि आप अपने homework पे steady progress है वो करें. And if you guys have any questions related to the homework, you can ask me at the end of the lecture today. लेक्चर के आखिर में आप मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल के जरिए मुझसे या टीए से पूछ सकते हैं आप, अगर आपको होमवर्क से रिलेटेड कंफ्यूजन है. ओके, टीए जो है, टीए विल सून अनाउंस टू यू गाइस के जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल सेशन है व्हेन इट इज गोइंग टू बी हेल्ड, और फिर ये कि व्हाट शुड बी द कंटेंट्स ऑफ द नेक्स्ट ट्यूटोरियल सेशन. इनके Z ट्रांसफॉर्म ऑफ कोर्स है, और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज मल्टी रेट DSP. तो वॉच आउट फॉर द अनाउंसमेंट फ्रॉम द टीए. ओके, आई थिंक वी आर 3 weeks अवे फ्रॉम द मिड टर्म एग्जाम इंक्लूडिंग दिस वीक. तो हमारे पास टोटल 6 लेक्चर्स हैं. तो आई प्लान टू कवर चैप्टर 4 in detail, and I want to kind of wrap it up before the midterm exam. Chapter 4 is about multi-rate signal processing. तो इसमें mainly हम नाइक्वेस्ट का जो सैम्पलिंग थ्योरम है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. यानी कि किस तरह से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को आपने सैम्पल करना है टू मेक इट अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, व्हाट आर द कंडीशंस. और उसके बाद ये कि सैम्पलिंग रेट आप इंक्रीज कैसे करते हैं जिसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं, और सैम्पलिंग रेट आप डिक्रीज कैसे करते हैं जिसको हम डेसिमेशन कहते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, तो आज हम यानी कि एज आई सेड बिफोर, आज हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर रहे हैं, which is chapter 4 of the textbook, and the chapter is about multi-rate DSP. और इसमें हम इनके मल्टीपल जो है वो आप टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जिनमें से एक तो यही है कि जो नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम है, मेरे ख्याल में यू गाइस आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट. आपने कम्युनिकेशन में या किसी और कोर्स में इसका यानी कि इंट्रोडक्शन आपने लिया होगा. And then we have decimation, which is decrease in sampling rate, and interpolation, increase in sampling rate. And then there are some other things as well. जब इसका टाइम आएगा फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. पॉलीफेज decomposition. Okay, can anyone quickly tell me कि आप लोगों ने कम्युनिकेशन में नाइक्रो सैम्पलिंग थ्योरम स्टडी किया है या नहीं किया है? किया वैसे. चले, साउंड गुड. ओके, ठीक है. तो अब हमारे पास जो स्टोरी जो है, इट बिगिंस फ्रॉम द सेम इक्वेशन which might be familiar to all of you by now. ये आपके पास रिलेशनशिप है, और इसमें xc of t के बारे में आपको पता है कि इट्स अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और इसी तरह से
एक्स ऑफ एन का आपको पता है कि इट्स अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और हाउ द टू सिग्नल्स आर रिलेटेड, वो ये इक्वेशन है जो हमने लिखी है। और टी क्या चीज़ है आपके पास, टी इज सैम्पलिंग पीरियड, के कितनी कितनी देर के बाद आप जो है वो सैम्पलिंग कर रहे हैं। और एफ एस आप डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ 1/t, और एफ एस क्या चीज़ होगी, दैट विल बी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास इक्वेशन है विच रिलेट्स द टू वर्ल्ड्स। तो यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की जो दुनिया है तो उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की जो दुनिया है उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। लेकिन एक्चुअली व्हाट गोज ऑन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे मेनली, यानी कि डिस्कशन तो अभी नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के अराउंड ही सेंटर्ड है, लेकिन इवेंचुअली इट विल मूव ऑन। तो यानी हम इसको ब्लॉक डायग्राम में इस तरह से स्केच कर सकते हैं हम, यानी मैं फेथफुली वही चीज़ रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ जो हमारे पास टेक्स्ट बुक में है, कि आपके पास एक ब्लॉक है जिस पे सी टू डी मैंशनड है। सी टू डी मीन्स के कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट, और ब्लॉक के इनपुट पे आप कंटिन्यूस सिग्नल अप्लाई करते हैं, आउटपुट पे आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलता है। और ये जो ब्लॉक है ये इनपुट के तौर पे इट टेक्स अ पैरामीटर विच इज कैपिटल टी, यानी आपको इस ब्लॉक को बताना पड़ता है कि सैम्पलिंग पीरियड आपने कितना रखना है, या इन अदर वर्ड्स सैम्पलिंग रेट कितना आपने चूज करना है। तो जो ये जो बी प्रोसेस है, यानी ये जो ब्लॉक है, ये जो आपको नजर आ रहा है सी टू डी ब्लॉक, तो इसका आप कह लें कि यानी दिस ब्लॉक कुड बी मॉडल एज एन एलटीएस सिस्टम। तो जरूरी नहीं है कि इसका इनवर्स सिस्टम एग्जिस्ट करे। इनवर्स सिस्टम का मतलब ये है कि ऐसा ब्लॉक हो जो कि डी टू सी हो, डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस हो, जिसकी इनपुट पे आप एक्स ऑफ एन अप्लाई करें और आउटपुट पे आपको एक्स सी ऑफ टी या उसका रेप्लिका आपको मिले। तो लेट मी डू इट अगेन कि एक चीज तो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसकी इनपुट पे आप एक्स सी ऑफ टी अप्लाई करते हैं, आउटपुट पे आपको एक्स ऑफ एन मिलता है, और इस ब्लॉक का लेबल है सी टू डी। फिर आप कह रहे हैं कि कोई और ब्लॉक एग्जिस्ट करता है जिसकी इनपुट पे आप जो है एक्स ऑफ एन अप्लाई करें और आउटपुट पे आपको एक्स सी ऑफ टी या कोई भी उसका क्लोजेस्ट पॉसिबल सिग्नल जो है वो आपको मिले। इस तरह का कोई ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वाज गिवन बाय नाइक्वेस्ट। तो व्हाट डिड द नाइक्वेस्ट सेड कि वन कैन recover xc of t perfectly from x of n given that what was the condition, कि जब कभी भी सैम्पलिंग हुई थी तो उस वक्त एक कंडीशन जो है वो फुलफिल की गई थी। एंड व्हाट वाज दैट कंडीशन, कि जो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b, और b को हम कह रहे हैं कि बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। तो भी हम इसको थोड़ा मजीद डिटेल से जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है कि अगर ये नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन, ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होती है तो परफेक्ट रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स कि सिर्फ वन वे जर्नी है, यानी आप कंटिन्यूस सिग्नल्स को सैंपल करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना सकते हैं, लेकिन फिर आप वापस नहीं जा सकते। तो यानी व्हाट हैपन्स कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, जब वायोलेशन होती है, वायोलेशन ऑफ नाइक्वेस्ट थ्योरम, तो उसके बाद क्या इनके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि देयर इज अ फिनोमेना विच इज कॉल्ड एलियसिंग। तो उसकी भी हम आज बात करेंगे। तो इन शॉर्ट ये कि
हर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को जब आप सैंपल करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाते हैं तो जो रिकवरी है यानी कि वापस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कंस्ट्रक्ट करना इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, इट डिपेंड्स कि आपने नाइक्विस्ट क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल किया है कि नहीं किया है। अगर आपने फुलफिल नहीं किया नाइक्विस्ट क्राइटेरिया तो परफेक्ट रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मल्टीपल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स जो हैं दे कुड मैप टू द सेम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल and vice versa. So that ambiguity in retrieving the original signal is called aliasing. Okay. एक चीज और मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ओवर द टाइम इन दिस चैप्टर। वो ये है कि एफ एस का तो आपको पता है कि एफ एस इज 1/t, ठीक है। तो जब आप एफ एस को 2π से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एस क्या है आपके पास, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है और इसके यूनिट्स क्या हैं, सैंपल्स पर सेकेंड। जब आप इसको 2π से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट द फ्रिक्वेंसी इन रेडियंस। लेकिन यहाँ पे एक नोटेशनल डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको यानी कि प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ इस बात को कि उसको हम कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम कैपिटल ओमेगा एस लिखेंगे कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। अब ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है जिसके यूनिट्स क्या हैं, रेडियंस पर सेकेंड। तो अब ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इस टेक्स्ट बुक में आएगी, इस चैप्टर में ज़रूर आएगी, ठीक है। तो यू हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड के व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर दिस नोटेशन। और फिर ये कि एफ एस 1/t है तो कैपिटल ओमेगा एस जो है वो 2π/t है। तो इन शॉर्ट क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी आपके पास रेडियंस पर सेकेंड में, तो जब आप इस तरह से लिख रहे हैं कैपिटल ओमेगा तो दैट रिप्रेजेंट्स कि आप एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और जब आप स्मॉल ओमेगा लिखेंगे तो दैट विल इम्प्लाई कि आप एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जो कि रेडियंस में है। रिकॉल ऑल द डिस्कशंस जो शुरू से हो रही हैं। तो डिस्क्रीट टाइम के केस में जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो व्हाट इज पेक्यूलियर अबाउट इट कि उसके जो यूनिट्स हैं वो रेडियंस में, रेडियंस पर सेकेंड में नहीं है। स्मॉल ओमेगा जो है इसके यूनिट्स रेडियंस में। वो जब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसकी जो रेडियल फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, तो उसके जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से, रेडियंस पर सेकेंड। तो स्मॉल ओमेगा और कैपिटल ओमेगा दे आर डिफरेंट इन नेचर, जिसकी वजह से फिर आपको दो डिफरेंट नोटेशंस यूज करना पड़ रही है। और अकॉर्डिंगली ये जो डिफरेंस है ये आपको आगे फर्दर ये नोटेशंस में नजर आएगा। यानी कि जब आप किसी भी सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे जो कि CTFT है, तो CTFT के लिए आप किस तरह की नोटेशन यूज करेंगे, कैपिटल X J कैपिटल ओमेगा। और इसी तरह से जब आप DTFT लिखेंगे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके लिए आप कौन सी नोटेशन यूज करेंगे, कैपिटल X e⁻j स्मॉल ओमेगा। तो अब ये जो नोटेशंस हैं यानी कि इनको हम यानी कि बिल्कुल जैसे भी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन, तो स्टार्ट में ही अगर हम इस डिफिकल्टी को ओवरकम कर लें तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। अदरवाइज इट कुड बिकम कंफ्यूजिंग ओवर द टाइम कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कैपिटल ओमेगा जो है इट रिप्रेजेंट्स द frequency in radians per second for continuous time signals, और small omega जो है it represents the frequency in radians for discrete time signals. Okay. तो जो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम है, हम थोड़ा सा आप कह लें कि उसकी डेरिवेशन में से गुजरना चाह रहे हैं। तो डेरिवेशन का मामला भी यही है कि जैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू गाइस टू रिप्रोड्यूस द डेरिवेशन, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि we will be deriving some equations which will be important for us in a sense के इस चैप्टर में काफ़ी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है सैम्पलिंग रेट को वेरी करने से मुतालिक, तो दैट अंडरस्टैंडिंग could be kind of made easier by means of sketches. तो मकसद ये है कि जितना भी आपने मल्टी रेट DSP करनी है तो इसमें स्केचेस काफ़ी सारे आएंगे, फ्रिक्वेंसी डोमेन में स्केचेस। तो आपने फ्रिक्वेंसी डोमेन में प्लॉट्स वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए कुछ इक्वेशंस जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो अभी तो मैं उन इक्वेशंस को थोड़ा ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मामला ये है कि आप लोगों के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि
you guys should know how to use those equations कि उनकी इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए और उसके मुताबिक जो स्केच हैं ये प्लॉट हैं वो आपको बनाने आने चाहिए. ओके तो ये हमारे पास सिचुएशन थी. हम कह रहे थे कि हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है xc(t) और आउटपुट पे आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलता है. ये जो ब्लॉक है इसको आप c to d ब्लॉक कह रहे हैं. अब हम कह रहे हैं कि ये जो c to d ब्लॉक है, लेट्स जूम इन और देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है. तो उसके अंदर मेनली ये हो रहा है कि आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है और उसके बाद मेरे ख्याल में थोड़ी सी नोटेशन आपकी चेंज होती है और फिर आपको x ऑफ n मिलता है. इनपुट पे आपके पास xc(t) है. मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ से हो रही है? एक स्पेसिफिक सिग्नल है जिसको आप s(t) कह रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सिग्नल है उसको आप s(t) कह रहे हैं. और यहाँ पे ये जो ब्लॉक है दिस वन, तो ये सिर्फ नोटेशन जो है वो चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है. ओके तो पहला स्टेप क्या आप कह रहे हैं कि लेट मी राइट x(t). x(t) का मतलब है कि सैम्पल्ड सिग्नल, लेकिन इट इज स्टिल अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. तो x(t) बाय डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है वो क्या चीज़ है? हम कह रहे हैं कि अगर हम xc(t) जो ओरिजिनल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था जिसको हमने सैंपल करना था वो, और उसको हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया? s(t). एंड व्हाट इज s(t)? s(t) इज अ पॉपुलर सिग्नल व्हिच इज कॉल्ड impulse train. I hope कि you guys remember this name from signals class या communication की क्लास से. तो impulse train किस तरह की होगी? आपके पास impulse है, फिर एक impulse नहीं है, एक से ज़्यादा है, shifted impulses हैं, कितनी उनकी स्पेसिंग है, कैपिटल T की स्पेसिंग पे मौजूद है, और इस तरह की कितनी impulses हैं, infinite of them. ठीक है, तो आपके पास इस तरह की इन्फिनिट इम्पल्सेस हैं और फिर जब आप इनको प्लॉट करते हैं तो किस तरह का प्लॉट आपको नजर आता है? अगर आप टाइम डोमेन में प्लॉट करें, एक इम्पल्स आपके पास 0 पे होगी, फिर नेक्स्ट इम्पल्स कहाँ पे होगी? कैपिटल T पे होगी, और फिर नेक्स्ट इम्पल्स कहाँ पे होगी? 2T पे होगी, एंड सो ऑन. ठीक है, यानी एवर लास्टिंग सिग्नल है. इसी तरह से -T पे इम्पल्स होगी आपके पास, -2T पे इम्पल्स होगी, एंड सो ऑन. और हर इम्पल्स का जो है एरिया जो है वो 1 होगा, मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि एरिया. सो वी ऑल नो जो हमारे पास इम्पल्स सिग्नल है. ओके ओके तो लेट्स जस्ट राइट दिस एक्सप्रेशन हियर. xc(t) है, उसके साथ इम्पल्स ट्रेन मल्टीप्लाई हो रही है. इम्पल्स ट्रेन का एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे लिख दिया है. राइट और अब हमें थोड़ा सा इनके बेसिक अलजबरा करना है. मेरे ख्याल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें. आप थोड़ा सा इनके, आप कह लें कि विजिलेंट रह के आप इसके स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं जैसे मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंड दैट वुड बी काइंड ऑफ इट जो आप लोगों से हमें रिक्वायर्ड होगा. अब यहाँ पे हमें अगले स्टेप पे जाने के लिए we need a property of impulse function, and that property is called shifting property. यानी I myself do not know कि shifting का क्या मतलब है. यानी if you guys are curious तो आप vocabulary यानी कि डिक्शनरी ओपन करके आप वहाँ से देख सकते हैं. तो डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई भी सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है, लेट्स से y of t, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद एन इम्पल्स जो कि किसी भी आर्बिट्रेरी लोकेशन t0 पे लोकेटेड है, तो व्हाट हैपेंस कि सिग्नल इज वैनिश्ड. सिग्नल खत्म हो जाता है क्योंकि इम्पल्स एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है, एक ही टाइम इंस्टेंट पे एग्जिस्ट कर रही है t0 पे. तो बाकी सारे टाइम इंस्टेंट्स पे सिग्नल वैनिश हो जाता है, और जहाँ पे इम्पल्स एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे इम्पल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो स्केल हो जाता है. एंड व्हाट इज द ड्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द इम्पल्स? y of t0. यानी कि इम्पल्स का मैग्नीट्यूड कितना बन जाता है? जितना आपके सिग्नल की वैल्यू थी एट दैट टाइम इंस्टेंट. तो दिस इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी.
जब आप इसको यूटिलाइज करते हैं तो यू कैन ब्रिंग योर XC ऑफ टी इनसाइड द समेशन, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, आप टी को रिप्लेस करेंगे एन टी से, क्योंकि जो आपके पास इम्पल्सेस हैं इन जनरल वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, टी के मल्टीपल्स पे, जिसको आप एन टी कह रहे हैं. तो दिस इज हाउ यू गेट द नेक्स्ट algebraic step done. So we have reached here. उसके बाद ये है कि जो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमने स्केचिंग वगैरह करनी है मल्टी रेट सिग्नल्स की, तो वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में ज़्यादा कन्वीनियंट है. तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, तो हम इसी सिचुएशन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में भी ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है विच टेल्स अस के एक्स ऑफ टी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिग्नल्स इन टाइम डोमेन. तो अकॉर्डिंगली अगर फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है उसको अगर मैं कैपिटल से रिप्रेजेंट करूँ, इनके एक्स के बजाय कैपिटल एक्स है, और क्योंकि CTFT है तो इसलिए मैं J कैपिटल ओमेगा लिख रहा हूँ, और फिर XC को भी मैं कैपिटल XC लिख रहा हूँ और J कैपिटल ओमेगा. और मल्टीप्लिकेशन का क्या मामला होगा, मल्टीप्लिकेशन विल चेंज टू कॉन्वोल्यूशन. तो ये आपके पास CTFT की प्रॉपर्टीज हैं. तो अब यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम यानी कि हमने फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं की हैं, लेकिन वो ये अज्यूम के वी डू नॉट हैव एन इशू विद दैट. यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो हैं वो टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दैट मींस कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वॉल्व हो रहे हैं. तो आई अज्यूम कि यू गाइस डोंट हैव एन इशू विद दैट. तो यानी ये चीज़ के फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आपका सैंपल सिग्नल है, तो दैट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ योर ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ इम्पल्स ट्रेन. ओके, तो अब हमारे पास जो इम्पल्स ट्रेन है, लेट मी राइट इट्स एक्सप्रेशन अगेन. व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, कि आपके पास बहुत सारी शिफ्टेड इम्पल्सेस हैं, और कितनी आपके पास इस तरह की इम्पल्सेस हैं, इन्फिनिट ऑफ देम. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था. व्हेन वी टेक इट्स CTFT, जब हम इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो जो चीज़ हमें मिलती है, इम्पल्स ट्रेन की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दैट इज आल्सो एन इम्पल्स ट्रेन. इम्पल्स ट्रेन का मतलब ये है कि इम्पल्सेस हैं और वो बार बार पीरियोडिकली रिपीट हो रही हैं, तो दैट लुक्स लाइक अ ट्रेन. तो इम्पल्स ट्रेन जो है, इट्स अ स्पेशल सिग्नल इन द सेंस के इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दैट इज आल्सो एन इम्पल्स ट्रेन. लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको नई नोटेशन यूज करनी पड़ेगी. अब ऑफ कोर्स आप t माइनस एन टी नहीं लिख सकते हैं इसके आर्गुमेंट में. यू हैव टू राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन वेरिएबल. व्हाट आर दोज वेरिएबल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप बात कर रहे होते हैं, तो जो रेडियल फ्रीक्वेंसी है, तो उसको आप कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करें. तो यानी कि टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो वेरिएबल है, तो वो कैपिटल ओमेगा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो आपने कैपिटल ओमेगा रखा है, और फिर ये जो इम्पल्सेस हैं, ऑफ कोर्स दे आर रिपीटिंग एट अ सर्टेन रेट. तो टाइम डोमेन में अगर वो टी के मल्टीपल पे कर रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ओमेगा एस जो है उसके मल्टीपल्स पे. और यहाँ पहले आपने टाइम डोमेन में टी के मल्टीपल्स के लिए जो इंडेक्स यूज किया था, एन यूज किया था, तो यहाँ पे आप एक डिफरेंट वेरिएबल यूज कर सकते हैं जो कि के है. और ओमेगा एस क्या चीज़ है, ओमेगा एस इज 2 पाई एफ एस, और एफ एस क्या है, 1/t. तो ओमेगा एस इज 2 पाई/t. और यहाँ पे अब जो आपके पास समेशन वेरिएबल है, तो दैट इज वेरिएबल के. और आई थिंक यहाँ पे एक स्केलिंग फैक्टर है 2 पाई/t का. लेट मी चेक, वेरीफाई फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. जी हाँ, तो इक्वेशन 4.5 में मुझे नज़र आ रहा है कि जो हमने अभी CTFT लिखी है, तो एक स्केलिंग फैक्टर आता है 2 पाई/t का. इफ़ यू गाइस आर नॉट कन्विंस्ड कि कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए इजी जो वे है वो यही है कि आप इसको करके देख लें. इनके CTFT की जो डेफिनेशन है उसको आप एग्जीक्यूट करें, यू विल एंड अप हियर. अदरवाइज यू कैन जस्ट बिलीव इन मी कि वाकई ऐसा है.
ओके, इन एनी केस हमारे पास जो इम्पल्स ट्रेन है उसकी CTFT का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया हुआ है। मैंने इसको डिराइव नहीं किया, बल्कि आई जस्ट टोल्ड यू कि इट्स अ फैक्ट। तो आई विल काइंड ऑफ एज्यूम के ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि वाकई ऐसे है, तो यू विल काइंड ऑफ एक्सेप्ट दिस फैक्ट, क्योंकि अदरवाइज ये है कि हमें डिराइव करना होगा, हम कर सकते हैं, लेकिन वी शुड हैव डन इट इन द सिग्नल्स क्लास। ओके, तो अब अगर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में देखना चाहें मामलात को कि सैंपल सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है, हाउ डज इट लुक लाइक, तो उसका क्या मामला है कि जो ओरिजिनल सिग्नल था हमारा, उसका स्पेक्ट्रम और उसकी कन्वोल्यूशन किस चीज़ के साथ हो रही है, इम्पल्स ट्रेन का जो स्पेक्ट्रम है उसके साथ कन्वोल्यूशन हो रही है। तो अब आप ये मजीद एक अलजेब्रिक स्टेप जो है वो आप परफॉर्म करेंगे। जो स्केलिंग फैक्टर है वो एक तरफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वंस अगेन आपको इम्पल्स की ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होगी, यानी वी शुड समहाउ ऑलवेज नो कि, और मेरे ख्याल में यहाँ पे भी एक स्केलिंग फैक्टर है विच इज 1/2 पाई, और वो स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे आएगा तो कुछ हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो स्केलिंग फैक्टर्स में 2 पाई जो है कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास 1/t बचता है। और बाकी क्या है, अब यहाँ पे वंस अगेन आपको इम्पल्स की प्रॉपर्टी जो है वो यूटिलाइज करनी है। एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, कि इम्पल्स जो है चाहे टाइम डोमेन में है या चाहे आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, जब आप इम्पल्स को कन्वॉल्व करते हैं विद समथिंग एल्स। अब ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन हो रही है, तो इसलिए जो रिजल्ट हम यूज करना चाह रहे हैं, मैंने उस रिजल्ट को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा है। मैंने लिखा है कि y ऑफ j ओमेगा के एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है y, और उसकी जो CTFT है यानी उसका जो स्पेक्ट्रम है वो, और डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, कि इनको जब आप कन्वॉल्व करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि आपका जो सिग्नल है इट विल गेट शिफ्टेड टू कौन सी लोकेशन, वेयर द इम्पल्स इज लोकेटेड। ये रिजल्ट हम लोग यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो अब इसमें जे में कुछ कुछ जगहों पे मिस कर रहा हूँ, तो यू हैव टू मेक श्योर के आप उसको यानी कि यू गाइस नो कि उसको कैसे फिक्स करना है। तो ऑफ कोर्स यानी कि जहाँ जे मिसिंग है तो वहाँ पे आप जे लिखेंगे, क्योंकि इट्स जस्ट अ नोटेशन। तो यानी ये जब मैं जे ओमेगा लिख रहा हूँ CTFT के लिए, या E2J स्मॉल ओमेगा लिख रहा हूँ DTFT के लिए, तो दीज आर नोटेशंस। यानी कि आप खाली कैपिटल ओमेगा भी लिख सकते हैं, आप खाली स्मॉल ओमेगा भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू यूज द नोटेशंस जो कि टेक्स्ट बुक में फेथफुली फॉलो हो रही हैं। तो ये यानी कि इट्स जस्ट प्रैक्टिस ऑफ बीइंग गुड मैथमेटिशियन। ओके, तो ये इम्पल्स की प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है, जिसमें ये कि इम्पल्स अगर किसी सिग्नल के साथ कन्वॉल्व होगी तो क्या मामला होगा, सिग्नल विल गेट शिफ्टेड टू द लोकेशन वेयर इम्पल्स इज लोकेटेड। ओके, तो अब क्या मामला है कि हमारे पास वी हैव सो मैनी शिफ्टेड इम्पल्सेस, जिसकी वजह से आपके पास ये जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था XC, उसका जो स्पेक्ट्रम है उसकी बहुत सारी शिफ्टेड कॉपीज आ जाएंगी। कहाँ कहाँ पे, ओमेगा S के मल्टीपल्स पे। ओके, तो ये जब आखिर में हमने चीज डिराइव किया है, तो दैट इज काइंड ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हमारे पास बाद में भी आएंगे, यानी ऐसा नहीं है कि दैट्स द वन एंड ओनली रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट्स भी हम बाद में डिराइव करेंगे, लेकिन अभी के लिए यानी जो अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट की है शुरू से लेके अब तक, तो उसमें इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, जिसकी बेस पे आप नाइक्विस्ट का जो सैम्पलिंग थ्योरम है आप उसको विजुअली इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, और उसको फिर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि नाइक्विस्ट सेड द राइट थिंग। यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जो हमने डिराइव किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं वैसे ही यानी कि बाय द वे कहना चाह रहा हूँ फॉर द क्यूरियस स्टूडेंट्स। नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम सेज कि जो भी आपका सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है, पहली चीज़ तो ये कि उसे बैंड लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा सिग्नल आप कंसीडर नहीं करेंगे नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम को लेके जो कि जिसकी इन्फिनिट बैंडविड्थ हो। बैंड लिमिटेड सिग्नल होना चाहिए। और दूसरा फिर ये कि फॉर अ बैंड लिमिटेड सिग्नल कंडीशन क्या है फर्दर, फॉर द परफेक्ट रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंडीशन ये है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है या सैम्पलिंग रेट है दैट शुड बी
greater than equal to 2 times the bandwidth of your signal. तो ये जो नाइक्विस्ट क्राइटेरियन है तो अपेरेंटली इट सीम्स के इट कैन नॉट बी वायलेटेड, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगर हम उसको वायलेट करें तो इट विल रिजल्ट इन एलियसिंग, ठीक है, यानी एम्बिग्विटी आपके पास आ जाएगी मैपिंग में। लेकिन अभी रिसेंटली अभी जो पिछला डेकेड गुजरा है तो उसमें इंटेंसिव रिसर्च हुई है सिग्नल प्रोसेसिंग में, विच इज द डोमेन ऑफ कॉम्प्रेस्ड सेंसिंग, यानी जो लिटरेचर आपको मिलता है वो कॉम्प्रेस्ड सेंसिंग के नाम से मिलता है। तो उसमें यह है कि पीपल वर एबल टू वायलेट Nyquist sampling theorem, and yet they were able to have the perfect recovery of the original continuous time signals. तो उसमें मामला यही था कि यानी वो जो भी आप कह लें कि Nyquist sampling theorem की violation थी, that was under assumptions on the signals of interest. तो जो signals हैं कि वो किस तरह उनका स्ट्रक्चर होगा, किस तरह की स्पेस में वो मौजूद होंगे, कुछ इनके इस तरह की डिस्कशंस हैं। लेकिन ये कि अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस Nyquist सैम्पलिंग थ्योरम जो है वो इट कुड बी वायलेटेड। लेकिन वंस अगेन ये वो आप कह लें कि टॉपिक है विच इज़ अ रिसर्च टॉपिक, और यानी फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स जैसे आप लोग हैं। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? जी सर। चलें, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली लाइट गई थी तो आई वांटेड टू कंफर्म। ओके, तो Nyquist सैम्पलिंग थ्योरम कुड बी वायलेटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। लेकिन फॉर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बिलीफ जो है वो रखना चाहिए कि जो भी आपका सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आपने सैम्पल करना है यूजिंग A to D कन्वर्टर, तो उस सिग्नल को पहले ये कि बैंड लिमिटेड होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपको 1 सेकंड में कम से कम उतने सैंपल लेने हैं विच इज एक्चुअली जो भी नंबर है, दैट शुड बी ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ योर सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हुई है, तो उसके जरिए फिर अब हम कुछ मेरे ख्याल में प्लॉटिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट मी मेक अ स्केच हियर। अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की प्लॉट्स या स्केच बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक फर्जी या फेक जो है वो स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ फॉर माय ओरिजिनल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट। तो जिस चीज़ को पहले मैं बी कह रहा था बैंडविड्थ, तो उसको टेक्स्ट बुक में ऑथर्स जो हैं वो कैपिटल ओमेगा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम उनकी जो नोटेशन है उसको रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम बी नहीं लिख रहे बल्कि कैपिटल ओमेगा एन लिख रहे हैं। ओके, तो अब ये जो हमारे पास स्केच है इसमें मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं एट सम लेटर स्टेज, लेकिन अभी के लिए आपने जो चीज़ नोटिस करनी है वो यही कि आपको जो सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंड लिमिटेड है या नहीं। तो हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है तो इट बिकम्स आइडेंटिकली जीरो आफ्टर कौन सी फ्रिक्वेंसी, ओमेगा एन। तो ओमेगा एन से आगे जो है हमारा सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जीरो हो जाता है। इसकी जो शेप है, जैसे अभी मैंने ट्राइंगुलर शेप बनाई हुई है, तो शेप अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इनके जो स्पेक्ट्रम है उसकी शेप में भी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें शेप इरेलेवेंट है। कुछ और चीज़ों में जब आप स्पीच प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे शायद शेप भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है कंपेयर टू अदर्स। तो फॉर द मोमेंट यानी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वी हैव एन हाइपोथेटिकल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ये उसकी CTFT का स्केच है, और अब हम जो है वो Nyquist सैम्पलिंग थ्योरम की विजुअल एप्रिसिएशन जो है वो हम लेना चाह रहे हैं। तो अब अगर हम यही जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर हम इस इक्वेशन को लेके अगर हम सैम्पल सिग्नल जो है उसका स्केच प्लॉट करना चाहें तो हाउ वुड इट लुक लाइक। मे बी इनके एक इंटरमीडिएट स्टेप के तौर पे हम वो चीज़ भी बना लेते हैं जो हमारे पास इम्पल्स ट्रेन है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, कि आपके पास एक इम्पल्स 0 पे है, फिर नेक्स्ट इम्पल्स ओमेगा एस पे है, उससे अगली इम्पल्स आपके पास 2 ओमेगा एस पे है। इस तरह नेगेटिव फ्रिक्वेंसी इंस्टेंट्स पे आपके पास माइनस ओमेगा एस पे इम्पल्स है, -2 ओमेगा एस पे इम्पल्स है। और क्योंकि इम्पल्स ट्रेन है तो दैट मीन्स कि देयर आर इन्फिनिट सच इम्पल्सेस जिनका आपस में गैप कितना है, ओमेगा एस का गैप है।
और ये हम ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, कैपिटल ओमेगा के अगेंस्ट। और ये जो चीज़ हमने प्लॉट की है, व्हाट इज दिस, दिस इज एस जे ओमेगा। और इसमें हर इम्पल्स की जो मैग्नीट्यूड है मेरे ख्याल में दैट वाज आई थिंक 2 पाई/t। और यहाँ पे भी हम लेबलिंग कर लेते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 है। और फिर क्या था कि ये जो अब हमने दो स्केचेस बनाए हुए हैं, इनकी कॉन्वोल्यूशन हमने करनी थी। और कॉन्वोल्यूशन करने के बाद हमें ये जो हमें टॉप पे जो इक्वेशन नजर आ रही है, व्हाट डज इट टेल अस, कि जहां जहां पे इम्पल्सेस लोकेटेड हैं वहां वहां पे आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम इट विल गेट शिफ्टेड। तो यानी कि एक कॉपी उसकी 0 पे होगी, नेक्स्ट कॉपी उसकी कहाँ पे होगी, ओमेगा एस पे होगी, उससे अगली कॉपी कहाँ पे होगी, 2 ओमेगा एस पे। और इसी तरह से माइनस ओमेगा एस पे भी कॉपी होगी, -2 ओमेगा एस पे भी कॉपी होगी, और मजीद कॉपीज भी होगी विच वी कैन नॉट प्लॉट बिकॉज वी डू नॉट हैव स्पेस। तो एक कॉपी आपके पास कहाँ आ रही है, 0 पे सेंटर्ड है। नेक्स्ट कॉपी आपके पास कहाँ आ रही है, ओमेगा एस पे सेंटर्ड है। और उससे अगली कॉपी कहाँ पे आ रही है, 2 ओमेगा एस पे सेंटर्ड है। इसी तरह से माइनस ओमेगा एस पे सेंटर्ड भी एक कॉपी होगी, और -2 ओमेगा एस पे सेंटर्ड भी एक कॉपी होगी, एंड सो ऑन। अब ये कौन सा सिग्नल हमने यहाँ पे स्केच किया है, तो दैट सिग्नल इज एक्स एस जे ओमेगा, यानी कि सैंपल सिग्नल विच इज स्टिल अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, जिसकी वजह से आप उसकी CTFT देख रहे हैं। और इसमें अब आपके पास मेरे ख्याल में जो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड है दैट इज 1/t, जो सारी कैंसलेशन के बाद आपके पास जो स्केलिंग फैक्टर था 1/t। तो अब इसको देख के आप काफी सारी चीजें अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नाइक्विस्ट ने सैम्पलिंग थ्योरम में जो रूल बताया था और उसकी वॉयलेशन से जो कुछ होता है। एंड व्हाट इज दैट, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो दैट पॉइंट इज ओमेगा एन, जहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम जो है वो एंड हो रहा है फॉर योर ओरिजिनल कॉपी। ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट कॉपी को देखें तो नेक्स्ट कॉपी के हिसाब से ये कौन सा पॉइंट है, यानी ओरिजिनल कॉपी के हिसाब से पॉइंट ओमेगा एन है। और ये जो नेक्स्ट कॉपी है उसके उसके रेस्पेक्ट से अगर आप ये पॉइंट देखें तो व्हाट पॉइंट इज दैट, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन। ठीक है। तो ये सिचुएशन है। और नाइक्विस, और आप आपको देखने से क्या लग रहा है, यानी एलियासिंग का मामला ये है कि किसी भी वजह से अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी डोमेन में मल्टीपल जो कॉपीज हैं आपके स्पेक्ट्रम की, वो अगर आपस में मिक्सअप हो जाएंगी तो एलियासिंग होगी, और अगर मिक्सअप नहीं होंगी तो एलियासिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जिसकी बेस पे अब हम ये कंडीशन लिखने लगे हैं कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा एन। अब ये कंडीशन हमें क्या बता रही है कि राइट साइड पे जो कॉपी नंबर 1 है, मे बी मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ कि ओरिजिनल कॉपी का नंबर 0 है, फिर ये कॉपी नंबर 1 है, कॉपी नंबर 2, और नेगेटिव साइड पे भी कॉपी -1 और कॉपी -2। तो ये जो अब मैंने कंडीशन लिखी है, व्हाट इज दैट कंडीशन, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन क्या चीज़ है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपी नंबर 1। और ओमेगा एन क्या है, दैट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ कॉपी नंबर 0। तो आप कह रहे हैं कि जो कॉपी नंबर 1 है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो जब तक कॉपी नंबर 0 के एंडिंग पॉइंट के बराबर रहेगा या उससे आगे रहेगा तब तक जो है मामला ठीक है। फिर जब आप इस कंडीशन को इस इनइक्वालिटी को एडजस्ट करते हैं, आपको नजर आ रहा है कि ओमेगा एन आप उसको दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, तो फिर आपको क्या नजर आ रहा है, ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा एन। अब ये वही चीज़ है जो नाइक्विस्ट ने कही थी। ठीक है। तो हमने वो चीज़ डिराइव कर ली है कि आपकी ओमेगा एस यानी जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स द बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ को अब हम टेक्स्ट बुक की नोटेशन में ओमेगा एन कह रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली वो कंडीशन है जो नाइक्वेस्ट ने डिराइव की थी फॉर बैंड लिमिटेड सिग्नल। यानी बैंड अनलिमिटेड सिग्नल्स के लिए कंडीशन वैलिड नहीं होगी, और ऐसे सिग्नल्स जहाँ पे ए पीरियोडिक सैम्पलिंग हो रही है, अभी तो हमने पीरियोडिक सैम्पलिंग की है कि हर कैपिटल टी टाइम के बाद हम अगला सैंपल जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो ए पीरियोडिक सैम्पलिंग के लिए या बैंड अनलिमिटेड सिग्नल्स के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है, नाइक्विस्ट का थ्योरम होल्ड नहीं करता है। लेकिन बैंड लिमिटेड सिग्नल्स जिनकी पीरियोडिक सैम्पलिंग हुई है उसके लिए कंडीशन होल्ड करती है। और ये कंडीशन कहाँ से आई है, जब हमने फ्रिक्वेंसी डोमेन में स्केचिंग किया है तो आपको बहुत आसानी से पता चल गया है कि दिस इज व्हाट एटलीस्ट आई अज्यूम कि you guys are feeling comfortable with this condition
जो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम कंडीशन थी। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो एलियासिंग होगी, वरना नहीं होगी। अब यहाँ पे हम फौरन ही जो है वो तीनों तरह के सिनारियोज भी बना सकते हैं, एलियासिंग जहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है। तो मीनवाइल आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो अभी तक हमने डिस्कशन की है तो लेट मी नो। यानी कि मैं स्केच कर रहा हूँ, लेकिन आप आई एम आल्सो ओपन टू योर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, यानी खामोशी है, लेकिन आई एज्यूम के आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग स्क्रीन पे मौजूद हैं एंड यू गाइस आर पेइंग अटेंशन, कुछ और नहीं कर रहे आप लोग। तो ये तीनों सिनारियोस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी डोमेन स्केचेस हैं CTFT के, और ओरिजिनल कॉपी हम बना देंगे तीनों केसेस में, जिसको आप कॉपी नंबर 0 कह सकते हैं फॉर योर ईज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और ये राइट साइड पे जो एंड पॉइंट है, व्हाट इज दैट? ओमेगा एन। ये तो हमारी सिर्फ ओरिजिनल कॉपी है। और फिर जो कॉपी नंबर 1 है, पहले वाली कंडीशन में हमने क्या कहा है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आगे है जो कॉपी नंबर 0 का एंड पॉइंट है। दैट मीन्स के मैं कॉपी नंबर 2 थोड़ा आगे से स्टार्ट करूंगा अगर मैं इस कंडीशन को स्केच करना चाह रहा हूँ। देखिए कॉपी नंबर 1 है और ये इट इज सेंटर्ड अराउंड व्हाट फ्रीक्वेंसी? ओमेगा एस। तो हम कह रहे हैं कि जी कॉपी नंबर 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, व्हाट इज दिस पॉइंट? ये कौन सा पॉइंट है? ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन। तो वो ये जो पॉइंट है दैट इज बिगर देन ओमेगा एन, क्योंकि हमें नजर आ रहा है। और फिर दूसरा केस कौन सा है कि जिसमें जो कॉपी नंबर 1 है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है इट एक्चुअली इट्स द सेम पॉइंट जहाँ पे कॉपी नंबर 0 का एंड पॉइंट है। तो यहाँ से कि कॉपी नंबर 1 कॉपी नंबर 2 दे आर काइंड ऑफ टचिंग इन द सेंस के एक जगह पे जहाँ पे कॉपी नंबर 0 खत्म हो रही है तो वहाँ पे कॉपी नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो रही है। और यही पॉइंट अब आपके पास ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन है। और तीसरी कंडीशन कौन सी है? तीसरा जो सिनारियो है, ये हमने 3 सिनारियो यहाँ पे बनाए हैं। यानी कि तीनों सिनारियो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि एक जो कॉपी है ओरिजिनल कॉपी उसकी टेल, और जो रिपीटेड कॉपी है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो आपस में 3 मुख्तलिफ तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो 3 पॉसिबिलिटीज हमने बनाई हैं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो कॉपी नंबर 1 है उसका स्टार्टिंग पॉइंट छोटा है कॉपी नंबर 0 के एंड पॉइंट से। दैट मीन्स के कॉपी नंबर 0 का स्टार्टिंग पॉइंट में भी यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो कुछ इस तरह से। अब ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? ये वही पॉइंट है ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और इनमें से आई एज्यूम के यू गाइस आर कंफर्टेबल इन टेलिंग दैट के पहली पॉसिबिलिटी इज ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी इज ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी इज नॉट ओके। तो व्हाट डज इट मीन? ये जो तीसरी पॉसिबिलिटी है इट विल रिजल्ट इन व्हाट? इट विल रिजल्ट इन एलियसिंग। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है जहाँ पे दोनों स्पेक्ट्रम जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस पोर्शन में जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे विल ऐड अप टुगेदर। और जब आप इस चीज़ को अपनी जिस भी डिवाइस से, चाहे वो ऑडियो डिवाइस है कोई भी चीज़ है, उससे पास करेंगे तो यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड सिग्नल बैक, क्योंकि उसमें कोई और चीज़ मिक्सअप हो गई है। जैसे अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो माई वॉइस हैज फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट विच आर नाइसली अरेंज्ड। यानी कि वॉइस का जब आप CTFT लें तो उसकी खास शेप आएगी। लेकिन फिर आप उसमें जो मेरी वॉइस का स्पेक्ट्रम है उसमें आप किसी भी कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स में कुछ मजीद अनवांटेड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ऐड कर दें और उसको फिर दोबारा ऑडियो डिवाइस से जब आप चलाएंगे तो माई वॉइस मे नॉट बी इंटेलिजिबल। हो सकता है कि वो बिल्कुल आवाज़ की तरह हो ही नहीं, कुछ और चीज़ बन जाए, नॉइस लाइक साउंड बन जाए, या हो सकता है कि यू माइट बी एबल टू हेयर मी लेकिन उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही हो। दैट्स द थिंग। यानी कि जो भी आपका ओरिजिनल सिग्नल है और कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो भी उसका स्पेक्ट्रम है, यू वांट टू प्रिजर्व इट,
चाहे आप जो भी ऑपरेशन करते रहें। सैम्पलिंग के केस में क्या मामला हो जाता है कि जो सैंपल सिग्नल है तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में इट इज एक्चुअली द ओरिजिनल सिग्नल, लेकिन फिर आपके पास इन्फिनिट कॉपीज होती हैं स्पेक्ट्रम की एट द मल्टीपल्स ऑफ कैपिटल ओमेगा एस। तो फिर आपने कोशिश यही करनी होती है कि जो इन्फिनिट कॉपीज हैं तो दे ऑल काइंड ऑफ स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, या एट मोस्ट जो है वो एक दूसरे को टच कर रही हो, लेकिन ओवरलैप ना हो, क्योंकि जैसे ही ओवरलैप होना स्टार्ट होगा तो वो एलियसिंग का फिनोमेना है। तो जब दो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स आपस में ऐड अप हो जाएंगे तो देर इज नो वे टू काइंड ऑफ सेपरेट देम आउट, यानी कि एक दफा जब एलियसिंग हो चुकी है तो कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि उन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को आपस में डिसएंटेंगल कर सके। ठीक है, तो एलियसिंग का यानी आप कह लें कि देर इज नो सोल्यूशन टू इट, तो जिसकी वजह से वी ट्राई टू ओबे नाइक्विस्ट क्राइटेरियन। ओके, क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेट मी सी के वेयर वी आर राइट नाउ। तो ये जो स्केचेस इस टाइम आपको नजर आ रहे होंगे टेक्स्ट बुक में, तो ये स्केचेस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हुए हैं, और जो एलियसिंग का फिनोमेना यहाँ पे वो शो कर रहे हैं। जो भी ये फिगर ओपन है, फिगर 4.3 उसके डी पार्ट में। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसमें एक एडिशनल चीज ये है कि जो चीज इन्होंने बोल्ड की हुई है that will be the actual net spectrum your spectrum analyzer will be showing। तो जो अब जो स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स ये वो स्पेक्ट्रम नहीं है जो ओरिजिनल सिग्नल का स्पेक्ट्रम था। इसमें कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि जाया हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एलियसिंग। तो रूल ऑफ थंब यही है कि जो आपके पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रम की जो शिफ्टेड कॉपीज हैं तो दे शुड नॉट टच ईच अदर। मैक्सिमम ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो एडजेसेंट कॉपीज हैं दे कुड बी द सेम। ठीक है, इनके दोनों कॉपीज बिल्कुल साथ एक दूसरे के लग सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा जब ओवरलैप स्टार्ट होगा तो दैट मीन्स के एलियसिंग का फिनोमेना है, और दैट मीन्स कि आपके कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं दे कैन नॉट बी रिकवर्ड नाउ, और उसका इम्पैक्ट फिर ओवरऑल सिग्नल पे भी आएगा। ओके, उसके बाद फिर जो अगली डिस्कशन मुझे नज़र आ रही है तो वो रिकवरी की नज़र आ रही है। तो देर आर नो क्वेश्चंस। ओके, तो अभी तक जो चीज़ हमने डिस्कस किया है वो तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, एक सी टू डी ब्लॉक है विच टेक्स एज इनपुट द पैरामीटर कैपिटल टी, कि कितनी जल्दी या कितनी देर से सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, और आउटपुट पे आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलता है। इनपुट पे सीटी सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, आउटपुट पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वही चीज़ के अगर आपने एक्स ऑफ एन है और आपने इसका इन्वर्स ब्लॉक बनाना है, डी टू सी ब्लॉक बनाना है, डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और आउटपुट पे आप चाह रहे हैं कि आपको एक्स सी एफ टी मिले, या जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, यानी कि चलें एक्स सी एफ टी नहीं लिखते, यानी वही नोटेशन लिखते हैं जो मैथमेटिशियंस पसंद करते हैं, एक्स आर एफ टी। तो एक्स आर एफ टी, आर का जो सबस्क्रिप्ट है वो इसलिए लिख रहे हैं कि रिकवर्ड सिग्नल, कि हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा रिकवर्ड सिग्नल है तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम एज द ओरिजिनल सिग्नल। जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था एक्स सी एफ टी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वही होगा। तो अब हम इस ब्लॉक के बारे में जो है वो थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। तो उसमें अब जो अभी हमने फ्रिक्वेंसी डोमेन स्केचिंग की है, तो जो चीज़ हमें उससे नज़र आ रही है वो हम यहाँ पे इनके जो गाइडेंस हमें मिली है, तो हम उस गाइडेंस के मुताबिक एक नई ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कि एक्स सी एफ टी है, पहले स्टेप में आपने क्या किया था, you multiplied it with the s of t which was an impulse train, you got x s of t। अब मामला ये है कि कुछ केसेस में परफेक्ट रिकवरी पॉसिबल है, यानी कि आप अपना ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वापस ले सकते हैं। कब कि यू विल नीड टू अप्लाई अ फिल्टर। ठीक है, और जब आप एक फिल्टर अप्लाई करेंगे तो होपफुली यू विल गेट एक्स आर एफ टी विच विल बी वेरी क्लोज टू एक्स सी एफ टी। और वो जो फिल्टर है तो उसको आई थिंक कि टेक्स्ट बुक में एच आर जे ओमेगा, यानी ये जो नोटेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो भी वो फिल्टर है तो उसका जो फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन है,
फिल्टर इज एन एलटीआई सिस्टम, ठीक है। एलटीआई सिस्टम को टाइम डोमेन में आप इम्पल्स रिस्पॉन्स से कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है। यानी जो भी एलटीआई सिस्टम है तो उसकी जो शनाख्त है टाइम डोमेन में वो आप इम्पल्स रिस्पॉन्स से करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रिक्वेंसी डोमेन में आप उस चीज़ को आप कई दफ़ा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं, कई दफ़ा आप उसे ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। तो देर आर मल्टीपल नेम्स टू इट। ये जो मैंने लिखा है एच आर जे ओमेगा, तो इट कुड बी कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन, या इसको आप कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। आर स्टैंड फॉर द फैक्ट के ये जो फिल्टर है तो दैट विल हेल्प अस इन द रिकवरी प्रोसेस, ठीक है। तो ये है। अब ये हमारे पास टोटल ब्लॉक डायग्राम बन गई है, तो इसमें अब आप खुद यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कौन सा पार्ट है, सी टू डी पार्ट, और फिर यहाँ से यहाँ कौन सा पार्ट है, डी टू सी पार्ट, ठीक है। तो ये नहीं, अब ये जो सिस्टम है तो ये पहले सिग्नल को कंटिन्यूस से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाता है, फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से वापस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल लेके आता है। तो ये जो टोटल यानी कि सिस्टम है, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल। कब पॉसिबल होता है, वही चीज के जब आप नाइक्वेस्ट जो क्राइटेरियन है उसको, यानी इफ एंड ओनली इफ नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन इज ओबेड। अगर नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन को आपने फॉलो किया था, कौन सा क्राइटेरियन था, वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि ओमेगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा एन। अगर ये क्राइटेरियन फुलफिल हो रहा है तो ये जो फिल्टर आपने लगाया है परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो दैट फिल्टर मेक्स सेंस। अगर आपने नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन फुलफिल नहीं किया था और आपने फिल्टर लगाया हुआ है, तो दैट फिल्टर विल डेफिनेटली डू इट्स जॉब। इसने तो फिल्टरिंग करनी है, कुछ ना कुछ ये करेगा, लेकिन उस केस में परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन या परफेक्ट रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी। ओके, तो ये चीज़ है, यानी कि ये जो टोटल सिस्टम है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो दैट टोटल सिस्टम मेक सेंस व्हेन, जब आपने नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन को फुलफिल किया है। तो अब इस चीज़ को हम फिर दोबारा से पिक्टोरियली जो है वो देख लेते हैं। तो मैं फिर दोबारा से आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जो मल्टी रेट डीएसपी है उसकी जो आप कह लें कि मेजॉरिटी ऑफ जो उसकी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे तो वो ग्राफिकल प्लॉट्स के जरिए करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी डोमेन प्लॉट्स होंगे। तो ट्राई टू काइंड ऑफ मास्टर दैम। तो अभी हमने बहुत सारा डिस्कशन नहीं किए, वी हैव 6 लेक्चर्स टू डू दैट, लेकिन कीप एन आई ऑन द प्लॉट्स एंड स्केचेस। ओके, मैं फिर दोबारा से क्विकली उसी तरह की चीज़ें मैं बनाता हूँ। जो ओरिजिनल मेरे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था उसकी CTFT, उसको प्लॉट आप इसके अगेंस्ट कर रहे हैं कैपिटल ओमेगा, और इस दफ़ा में भी मैं शेप थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ टू गिव यू गाइस अ मैसेज कि शेप जो है इट इज़ मीनिंगलेस फॉर अस फॉर द मोमेंट, क्योंकि हम सिग्नल का स्पेक्ट्रल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए शेप कोई भी हो सकती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंड लिमिटेड सिग्नल है और उसका जो एंड पॉइंट है दैट इज ओमेगा एन, कि इस फ्रिक्वेंसी से आगे कोई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है आपके सिग्नल का। और फिर जब आप इसका सैंपल सिग्नल जो है वो प्लॉट करते हैं एज्यूमिंग दैट कि आपने नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन को फुलफिल किया है, तो एक कॉपी आपके पास कहाँ पे आएगी, 0 के अराउंड। नेक्स्ट कॉपी कहाँ पे आएगी, राइट साइड पे ओमेगा एस पे सेंटर्ड होगी, नेगेटिव साइड पे माइनस ओमेगा एस पे सेंटर्ड होगी। और हम कह रहे हैं कि नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन फुलफिल्ड है, तो जिसकी वजह से जो कॉपीज हैं ये ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए, और आप वही पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हैं कि ये ओमेगा एन पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन, ठीक है। इस तरह बाकी पॉइंट्स भी आप मार्क कर सकते हैं। तो अब जो फिल्टर हम बात कर रहे थे, तो फिल्टर का जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स है या ट्रांसफर फंक्शन है वो भी हम यहाँ पे स्केच कर देते हैं अगेंस्ट कैपिटल ओमेगा। और ये सिग्नल कौन सा था, एक्स एस जे ओमेगा CTFT ऑफ द सैंपल सिग्नल। और यहाँ पे अभी मैं बनाने जा रहा हूँ CTFT ऑफ माय रिकवरी फिल्टर। तो ये जो फिल्टर है, तो जैसे हमें ब्यूटीफुल फिल्टर चाहिए होते हैं, एक ब्रिक की तरह का हमें फिल्टर चाहिए, ठीक है, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है उसको हम कह रहे हैं ओमेगा आर, और नेगेटिव साइड पे सिमेट्री की वजह से माइनस ओमेगा आर उसकी फ्रिक्वेंसी है और मैग्नीट्यूड 1 है। तो यू गाइस कैन इजीली सी इट्स अ लो पास फिल्टर, ठीक है, जो कि
ओमेगा आर से आगे जितने भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो उनको एलिमिनेट कर देगा। और कंडीशन क्या है ओमेगा आर पे कि ओमेगा आर जो है इट शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा एन, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है उसकी जो बैंडविड्थ है उससे ओमेगा आर ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अगर ये इस तरह से नहीं होगा, इफ इट इज द अदर वे अराउंड, तो फिर आपके ओरिजिनल जो सिग्नल है उसके कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स भी क्लिप हो जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ इसकी क्या कंडीशन है? इट शुड बी लेस देन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन। क्या आपको पता है कि सैंपल सिग्नल जो है उसमें ओरिजिनल जो सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम रिपीट होता है एट द मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा एस। तो जिसकी वजह से यानी ये जो कंडीशन मैंने लिखी है वो इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि ये जो मेरा जो ब्रेक लाइक फंक्शन है वो रफली यहाँ पे हो। अब आप इजीली देख सकते हैं कि अगर ये जो कंडीशन है जिसको मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो किस तरह की ब्रिक आपके पास बनेगी? समवेयर हियर, ये जो मैं अब अगली चीज बना रहा हूँ, ठीक है। की फॉलोइंग माय पेन, ठीक है। जहां जहां पे मैं इनके राइटिंग कर रहा हूँ तो उसको आप जरूर देखें। तो ये वो कंडीशन है, ये चीज अगर वायलेट होती है तो इसकी वायलेशन की वजह से क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है उसके कुछ कुछ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स भी क्लिप हो जाएंगे। और फिर ये जो दूसरी कंडीशन है अगर ये फुलफिल नहीं होती तो किस तरह की चीज बनेगी? आपके पास जो फिल्टर बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। यानी ये जो चीज है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मामला ये हो रहा है कि आप ओरिजिनल स्पेक्ट्रम भी रिटेन कर रहे हैं लेकिन कॉपीज जो हैं उनके स्पेक्ट्रम का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो आपकी आउटपुट में शो होना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स वाई इनकी एक रीजनेबल सी बात है कि आप ओमेगा आर ऐसा चूज करें जो कि कैपिटल ओमेगा एन से ज्यादा हो और ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन से कम हो, ठीक है। तो वंस वन सच फिल्टर इज चोजन, ठीक है, उसके बाद तो सिचुएशन मेरे ख्याल में आपके सामने काफी क्लियर हो जाती है कि अब अगर आप अपने सैंपल सिग्नल को दोबारा से रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, इन अ ब्यूटीफुल वे, ठीक है, यहाँ पे, और आपका एच आर जो है वो रफली यहाँ पे आता है, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी आपके पास ओमेगा एन है, ओमेगा कैपिटल एन, और ये फ्रिक्वेंसी आपके पास ओमेगा आर है, ये फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस है, ये फ्रिक्वेंसी माइनस ओमेगा एस है। तो यू गाइस कैन सी कि आपके पास इजीली जो है परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है और यू विल गेट योर ओरिजिनल सिग्नल बैक। क्यों? इस चीज को दोबारा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम थी कि यू हैव योर एक्स सी एफ टी जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद एस एफ टी। आउटपुट पे आपको मिल रहा है सैंपल सिग्नल। फिर सैंपल सिग्नल जो है इसको आप गुजार रहे हैं फिल्टर में से, ठीक है। उस फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स एच आर एफ टी है। आउटपुट पे आपको क्या मिलता है? यू गेट रिकवर्ड सिग्नल विच वी अज्यूम के इट्स वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं पॉइंट वन कहता हूँ तो पॉइंट वन पे फ्रिक्वेंसी डोमेन में इक्वेशंस आपने कैसे लिखी थी? एक्स एस जे ओमेगा इक्वल्स एक्स सी जे ओमेगा कन्वॉल्व विद एस जे ओमेगा। और फिर इसी तरह से ये जो पॉइंट टू है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इक्वेशंस लिखना चाहूँ फ्रिक्वेंसी डोमेन में तो क्या इक्वेशंस मुझे मिलेंगी कि कैपिटल एक्स आर जे ओमेगा इक्वल्स इनपुट क्या है? एक्स एस जे ओमेगा, और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है? एच आर जे ओमेगा। और आपने क्या करना है? इवेंचुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि टाइम डोमेन होती है तो इनपुट जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वॉल्व होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी डोमेन है तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो फिर जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो जो पुराना स्केच जो मैंने पिछली स्लाइड पे या पिछले व्हाइट बोर्ड पे बनाया था तो वही चीज आप दोबारा बना लें। एक सिग्नल आपके पास ये है, ठीक है, विच इज एक्स एस जे ओमेगा, ठीक है। ये कौन सा सिग्नल है? एक्स एस जे ओमेगा। और दूसरा सिग्नल कौन सा है? ये चीज एच आर जे ओमेगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यानी कि सिर्फ
आपके पास वो चीज बचेगी जहाँ पे दोनों सिग्नल्स जो हैं या दोनों स्पेक्ट्रम जो हैं देवर नॉन जीरो, सिर्फ वो चीज बचेगी, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि जब आप इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। बल्कि मैं अगली स्लाइड पे जाने के बजाय मैं यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ कि आपके पास इवेंचुअली इस प्रोडक्ट की आउटपुट क्या आएगी। यू विल जस्ट गेट दिस थिंग एट द एंड, माइनस ओमेगा एन ओमेगा एन। तो अब ये आपका एक्स आर जे ओमेगा है, और अगर आप इसको रिकॉल करें और इसको अगर आप कंपेयर करें विद योर ओरिजिनल सिग्नल एक्स सी जे ओमेगा, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक्सेप्ट क्या है, एक स्केलिंग फैक्टर आया हुआ है 1/t का। ठीक है, तो 1/t का स्केलिंग फैक्टर है, अदरवाइज इट्स जस्ट वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो यानी हो सकता है कि एक्सरसाइज आप पहले कर चुके हो कम्युनिकेशन की क्लास में, बट इट वाज अ गुड आइडिया टू रिपीट इट, क्योंकि आगे जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है तो उसकी फाउंडेशन इन्हीं चीज़ों पे बनेगी। तो अभी जो यानी कि इट हैज़ बीन एन आवर दैट आई एम टॉकिंग, तो 1 घंटे में जो बातचीत हुई है उसमें यही हमने पता चलाया कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो कन्वर्जन है, इट इज पॉसिबल फॉर बैंड लिमिटेड सिग्नल प्रोवाइडेड दैट के पीरियोडिक सैम्पलिंग इज डन एंड नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम या जो नाइक्विस्ट की जो एडवाइस है उसको हम फॉलो करें। और जब हम नाइक्विस्ट की एडवाइस को फॉलो करते हैं तो उस केस में परफेक्ट रिकवरी इज ऑल्सो पॉसिबल। और परफेक्ट रिकवरी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो आपका सैम्पल्ड सिग्नल है आपने उसको एक आइडियल लो पास फिल्टर में से गुजारना है। और जो आइडियल लो पास फिल्टर है व्हाट इज इट्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कैपिटल ओमेगा आर है। ठीक है, और वो ओमेगा आर आप इस तरह से चूज करते हैं कि इट इज ग्रेटर देन ओमेगा एन बट इट इज लेस देन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन। तो ये चीजें यानी लिखने में अगर मुश्किल हो तो ग्राफिकल जब आप स्केच बनाते हैं तो उस केस में लुक्स प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वाकई ऐसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी डिस्कशन अब फिर उस पे आती है कि जो अभी हमने एच आर जे ओमेगा यानी कि जो सी टी एफ टी हमने लिखी है, कि हम उसके बारे में बात करें तो व्हाट इज दैट, इट इज एक्चुअली अ रेक्ट फंक्शन। तो रेक्ट फंक्शन क्या है, वही चीज़ जो बॉक्स की तरह या ब्रिक की तरह जो फंक्शन है। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स था या ट्रांसफर फंक्शन था फॉर व्हाट, जो आइडियल लो पास फिल्टर है। और उसमें जो कट ऑफ था वो कहाँ पे था, ओमेगा आर पे। तो वंस अगेन इसकी यानी कि मैथमेटिकल नोटेशंस बहुत सारी हो सकती हैं, तो मैं उनमें से एक नोटेशन जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसमें आप रेक्ट लिखते हैं टू रिप्रेजेंट कि आप एक बॉक्स फंक्शन की या ब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर में आप बताते हैं कि रेक्ट जो है फंक्शन ऑफ टाइम है कि नहीं। जैसे अगर मैं रेक्ट लिखता टाइम डोमेन में लिखता, अगर मैं टाइम डोमेन में रेक्ट लिखता इस तरह से फर्ज किया, तो उस केस में मुझे क्या लिखना होता है, रेक्ट, और फिर न्यूमरेटर में लिखता है कि इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर में आप कितना लिखते हैं, जितना रेक्ट की टोटल विड्थ होती है। तो 2 माइनस माइनस 2, तो मैं यहाँ पे लिखता कि रेक्ट ऑफ टी डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे अब रेक्ट की टोटल वेट जो है वो 2 मेगा आर है, वो हमने लिख दी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे क्या है कि हम जो बता रहे हैं कि रिकवरी प्रोसेस हो सकता है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से आपको वापस आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मिल सकता है, लेकिन क्या कंडीशन है कि यू नीड टू यूज एन आइडियल लो पास फिल्टर। और आइडियल लो पास फिल्टर यानी कि कंस्ट्रक्ट करना या बनाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब आप ये जो रेक्ट फंक्शन है इसकी आप सी टी एफ टी लेते हैं और वो भी इनवर्स इनवर्स सी टी एफ टी जब आप लेते हैं तो व्हाट डू यू गेट, आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा एच आर ऑफ टी। एंड व्हाट वुड बी दैट, इट वुड बी अ सिंक फंक्शन जिसकी पैरामीटराइजेशन एट द मोमेंट आई डू नॉट रिमेंबर। लेकिन सिंक फंक्शन की वजह से यू गाइस कैन इमेजिन कि जब हम इसका प्लॉट बनाएंगे एच आर ऑफ टी का इन टाइम डोमेन, तो आपको जो सिंक की जो ट्रेडिशनल शेप है वो आपको नजर आएगी। ठीक है, और सिंक भी एवर लास्टिंग फंक्शन है तो उसके जो रिपल्स हैं वो चलते रहेंगे। यहाँ पे 0 पे उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अब ये आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है, एच आर ऑफ टी क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन
आइडियल लो पास फिल्टर। तो इसमें क्या मसाइल हैं, आप वो सारे मसाइल आइडेंटिफाई कर सकते हैं पुरानी जो डिस्कशन हमारी हो चुकी है वहां से। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, यानी एक तो प्रॉब्लम आपको देखने से ही नजर आ रहा है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो नॉन कॉजल है, यानी कि कॉजल एलटीए सिस्टम कौन से होते थे, जिनके लिए एच ऑफ टी जो है वो जीरो हो फॉर टी लेस देन जीरो। हमने एन के लिए किया था, लेकिन वही चीज टी के लिए भी होल्ड कर रही है, इनके जो कंडीशन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए थी वही कंडीशन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये जो सारा पार्ट है, ये वो पार्ट है पल्स रिस्पॉन्स का विच मेक्स इट नॉन कॉजल। इस तरह कुछ और मसाइल भी हैं, तो आई थिंक विच वी डू नॉट वांट टू डिस्कस एट द मोमेंट। लेकिन हमने अभी जो चीज़ यहाँ पे जो भी डिस्कशन की है, वंस अगेन अगर मैं उसको समराइज करना चाहूँ तो वो यही है कि थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है। रिकंस्ट्रक्शन हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आपने एडीसी वगैरह यूज करके, एडीसी की चिप्स वगैरह मिलती हैं, आप किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को सैंपल करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना सकते हैं। तो आपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया, फिर आपने जो भी सिग्नल प्रोसेसिंग करनी थी वो कर लिए, और अब आप चाह रहे हैं कि आप वापस अपना कंटिन्यूस टाइम सिग्नल दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें। तो उसमें नाइक्वेस्ट सैम्पलिंग थ्योरम और ये जो थोड़ी सी हमने मैथ की है, दैट गिव्स अस द गाइडेंस कि परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है अगर आप कहीं से भी आइडियल लो पास फिल्टर लें। लेकिन रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में आइडियल लो पास फिल्टर नहीं है, तो जिसकी वजह से आप कह लें कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है तो इट विल नॉट बी परफेक्ट। तो उसमें थोड़ा सा लॉस का जो फैक्टर है वो होगा, एंड वी कैन एक्चुअली मिनिमाइज दिस लॉस बाय डूइंग सेवरल ट्रिक्स। ठीक है, तो आइडियल रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगी, प्रैक्टिकल रिकंस्ट्रक्शन होगी, और उसकी एक अपनी डिस्कशन है। यानी कि अगर आप में से कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप में से कोई ग्रुप जो है या कुछ स्टूडेंट्स एडीसी वगैरह बनाना चाहें एज अ फाइनल प्रोजेक्ट, वैसे तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर चुके हुए हैं, तो फिर आप लोग देखेंगे कि जो एडीसी की जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं वो क्या हैं। तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मैथ से मिलती है, ये जो कुछ भी हमने पेन एंड पेंसिल से किया है, लेकिन बाद में कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस आपके पास आते हैं विच यू नीड टू ओवरकम। तो वो एक सेपरेट डिस्कशन है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे वाजे करना चाह रहा हूँ कि जो आपकी एडीसी की चिप्स वगैरह होती हैं, हम लोगों ने भी अपने अंडरग्रेड के टाइम में यूटिलाइज की थी। तो जो एडीसी की चिप्स हैं वो आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आप इनपुट करते हैं तो आउटपुट पे आपको बिट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यानी कि आपको डिजिटल सिग्नल मिलता है, क्योंकि एडीसी का मतलब है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कशन की है वो हमने एनालॉग से या कंटिन्यूस टाइम से कहाँ तक की है, डिस्क्रीट टाइम तक की है। तो जो डिजिटाइजेशन वाला पार्ट है वो हमने नहीं किया, एंड दैट पार्ट इज टिपिकली कॉल्ड क्वांटाइजेशन, जिसमें उसमें आप एक और तरह की सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। यानी अभी जो हमने सैम्पलिंग की है तो दैट वाज अराउंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप मुख्तलिफ टाइम इंस्टेंट्स पे आप जो है वो वैल्यूज रिटेन करते हैं, बाकी डिस्कार्ड करते हैं। तो क्वांटाइजेशन इज आल्सो सैम्पलिंग बट अलोंग द वाई एक्सिस। लेकिन क्वांटाइजेशन भी वंस अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस क्वांटाइजेशन इन दिस कोर्स। तो हमारा जो फोकस है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे रहेगा, इससे आगे डिजिटाइजेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वंस वी डू द डिजिटाइजेशन वी गेट द बिट्स, और जब आपके पास बिट्स आ जाती हैं फिर आपकी जो डिस्कशन है वो वही डिस्कशन है जो आप लोग माइक्रो प्रोसेसर्स के कोर्सेज में या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्सेज में या डिजिटल डिज़ाइन के कोर्सेज में आप लोग वो डिस्कशन लेके चलते हैं। तो हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हमारा जो कंसर्न है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स तक रहेगा, जिनको हम सीक्वेंसेस वगैरह कहते हैं। लेकिन ये सब जो बात मैंने की है वो इसलिए कि आई वांटेड टू काइंड ऑफ कनेक्ट द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर। ओके, तो अब हम टेक्स्ट बुक पे वापस आते हैं। लेट मी सी के कितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या कुछ हम लोगों ने कवर किया है। तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये डायग्राम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आपको लो पास फिल्टर जो है उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वगैरह, आइडियल लो पास फिल्टर उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किस तरह से डिजाइन करनी है, और एज्यूमिंग दैट के नाइक्विस्ट क्राइटेरिया भी फॉलो हो रहा है, सो दैट के एग्जैक्ट रिकवरी हो जाए, एलियसिंग ना हो। ओके, तो ये नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम आपको यहाँ पे फॉर्मली भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें बातें वही हैं जो हम कर चुके हुए हैं कि एक्स सी जे ओमेगा जीरो है,
फॉर ऑल द फ्रिक्वेंसीज जो कि ओमेगा एन पॉजिटिव साइड पे या माइनस ओमेगा एन नेगेटिव साइड पे उनसे ज़्यादा हो, और फिर ये कि आप वापस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, और जब आपके पास नाइक्वेस्ट जो क्राइटेरियन है वो फुलफिल हो रहा हो। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एनी क्वेश्चन? ओके, are you guys able to listen to me? जी सर। चलें, sounds good. ओके, तो आई थिंक कि उसके बाद ये यहाँ पे वंस अगेन हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी, और चलें, लेट्स डू इट। इसी चीज को जो है वो मजीद प्रैक्टिस करने के लिए, कि आपके पास एक्स सी एफ टी जो है दैट इज कोसाइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, और फिर जब आप इसको स्केच करते हैं इसका स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी डोमेन में अगेंस्ट ओमेगा एक्स सी जे ओमेगा, आई होप कि नोटेशन भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो यू गेट टू इम्पल्सेस, एक इम्पल्स जो पॉजिटिव ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी पे है, और एक इम्पल्स है जो कि माइनस ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी पे है। अब जैसे टेक्स्ट बुक में है तो हम उसको डॉटेड शो करते हैं, क्योंकि उसके जरिए क्लैरिटी आएगी कि कौन सी इम्पल्स कौन सी है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे एक स्केलिंग फैक्टर भी है विच आई फॉरगॉट, स्केलिंग फैक्टर है पाई। तो यानी कि डेफिनेटली आई ऑल्सो डू नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन पॉइंट है कि जब आप कोसाइन के लिए सी टी एफ टी कंप्यूट करेंगे तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यानी कि इसकी मैथमेटिकल नोटेशन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसको स्केच किया हुआ है। मैथमेटिकल नोटेशन क्या है कि 1 ओवर पाई और डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये वो चीज़ आपको मिलती है जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली स्केच कर दी हुई है। तो अब हम इसको इसकी इसको हम उसी तरह से सी टू डी ब्लॉक में से गुजार रहे हैं, इस पर्टिकुलर एक्स सी एफ टी को विच इज कोसाइन ओमेगा नॉट टी, और विल गेट द सैंपल सिग्नल। सैंपल सिग्नल या भी मेरे ख्याल में हम एक्स ऑफ एन हमने चाहे लिखा है कि एक्स ऑफ एन है, लेकिन इफेक्टिवली हम बात कर रहे हैं एक्स एस ऑफ टी की। तो एक्स एस ऑफ टी और एक्स ऑफ एन दे आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। इन पे भी हम बात करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटी है। तो इट इज़ एसेंशियली वन एंड द सेम थिंग, कोई ऐसी बात नहीं है। जो एक्स एस एफ टी है तो उसमें आपको बल्कि मैं यहाँ पे वो क्विक स्केचिंग कर देता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था एक्स सी एफ टी, ठीक है, और हमने इसकी सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि हमने इसको इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हमने इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ बच गई, जो आपको इम्पल्सेस हैं वो चीज़ रिटेन हो जाएगी, बाकी सब कुछ डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। इनके सिग्नल के वो सारे एम्पलीट्यूड्स जो इम्पल्सेस के दरमियान में, वो सारे एम्पलीट्यूड्स खत्म हो जाएंगे। तो ये आपका ये जो सिग्नल है दैट इज एक्स एस एफ टी। तो एक्स एस एफ टी जो है, यानी कि एक्स एस एफ टी से अगर आपने एक्स एफ एन बनाना है तो उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ ये है कि आप टी के बजाय इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो आपका एन बन जाएगा, और अगर ये आपका टाइम 0 था, फिर टी था, और फिर 2t 3t 4t 5t एंड सो ऑन, तो आपके पास जो लेबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे।
यानी फिर दोबारा से मैं एनवेलप बना देता हूँ ताकि मेरे लिए बनाने में आसानी हो। तो 0 पे है एक चीज़, फिर एक टी, 2t, 3t, 4t, 5t, और इसी तरह से -t, -2t, -3t, -4t एंड सो ऑन। तो अब आपने ये रिलेशनशिप ज़हन में रखना है कि t इक्वल कैपिटल एन टी। ठीक है, तो n का मामला ये है कि जो t के मल्टीपल्स थे सिर्फ आपने वो रिटेन करने हैं, और t जो है इट विल डिसअपियर। यानी कि 0 के बाद t है तो दैट इज एक्चुअली 1t, तो आप 1 लिखेंगे। 2t जो है उसमें से आप 2 लिखेंगे, 3t में से 3 लिखेंगे, 4t में से 4 लिखेंगे, 5t में से 5 लिखेंगे, और -t पे -1 लिखेंगे, -2t पे -2 लिखेंगे, -3t पे -3, और -4t पे -4। तो रफली स्पीकिंग टी से एन की ट्रांजिशन आपकी कैसे हुई है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल टी है आपने उसको फॉरगेट कर दिया है, आपने उसको भुला दिया है। तो जो आपका स्मॉल एन है वो अब एक इंटीजर जो है वो वेरिएबल की शक्ल में आपको नजर आना शुरू हो गया। और मजीद चेंज क्या करेंगे, ये तो एक्स एक्सेस पे चेंज थी, वाई एक्सेस पे चेंज क्या है कि जहां जहां पे एरोज बने हुए हैं इम्पल्स के, तो उन एरोज को आप रिप्लेस कर देंगे विद द सर्कल्स, जैसे आप मैटलैब में स्टैम्प प्लॉट करते हैं। यानी एक चीज तो ये नोटेशनल चीज है कि अब आप एरो नहीं लगा रहे हैं बल्कि सर्कल्स लगा रहे हैं, क्योंकि एरोज जो हैं वो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी भी जगह पे फर्ज किया कि ये जो आखिरी इम्पल्स है, राइट मोस्ट इम्पल्स में मैंने अगर यहाँ पे 1 मार्क किया हुआ था, तो उसका क्या मीनिंग था कि ये जो इम्पल्स है उसका एरिया 1 है। मतलब क्या है कि कोई भी इम्पल्स जिसका एरिया 1 लिखा हो उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल जूम प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होगा कि ये इम्पल्स जो है इट विल लुक लाइक अ पल्स। ठीक है, जिसकी कुछ ड्यूरेशन होगी, फिर उस पल्स का जो टोटल एरिया है वो 1 होगा। तो दिस इज व्हाट वी मीन। अदरवाइज एनी इम्पल्स का मैग्नीट्यूड हम एक्चुअली इन्फिनिट होता है। तो अब एक्स एस ऑफ टी के केस में इम्पल्सेस हैं उनका एरिया 1 है, तो एक्स ऑफ एन के केस में वही जो इम्पल्स है इट विल बिकम अ सैंपल, और फिर आप उस सैंपल का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 लिखेंगे। तो यू गाइस कैन सी कि जो ट्रांजिशन है फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम एक्स एस ऑफ टी टू एक्स ऑफ एन, तो वो क्या चीज़ है, इट इज मेनली अ चेंज इन नोटेशन। यानी कि अदरवाइज यानी कि एक्स एस ऑफ टी या एक्स ऑफ एन दे आर इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो यानी ये तो एक चीज हो गई कि सी टू डी के बाद आप कई दफा आपको एक्स एस ऑफ टी लिखा हुआ नजर आएगा और कई दफा आपको एक्स ऑफ एन लिखा हुआ नजर आएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। ओके, यानी कि एग्जाम्पल को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो एक्स सी ऑफ टी आपके पास क्या है, दैट इज कोसाइन ओमेगा नॉट टी, और उसका स्केच हमने बनाया था। ओमेगा नॉट पे एक इम्पल्स है, एक माइनस ओमेगा नॉट पे है। पॉजिटिव ओमेगा नॉट पे जो इम्पल्स है वो आप लिख लें, उसका स्केलिंग है पाई से। माइनस पे जो है उसको आप डॉटेड शो कर दें, क्योंकि बाद में इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकती है, जिसकी वजह से हम ये लिख रहे हैं। तो ये एक्स सी जे ओमेगा है, और अब आप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू पास this particular x c of t which is a cosine of frequency capital omega naught to a c to d block which will give me a sampled signal। तो अब आप सैम्पल्ड जो सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम आप बनाना चाह रहे हैं, तो ओमेगा के अगेंस्ट प्लॉट है। तो फिर दोबारा से ये होगा कि आप 0 फ्रिक्वेंसी पे लिखेंगे, जो ओरिजिनल कॉपी है वो बना लें पहले। ओमेगा नॉट पे इम्पल्स आएगी और एक माइनस ओमेगा नॉट पे आएगी, ये ओरिजिनल कॉपी है। और उसके बाद मजीद आपके पास जो कॉपीज हैं वो कहाँ पे होंगी, ओमेगा एस पे होंगी। लेट मी सी के टेक्स्ट बुक में व्हाट मैसेज डू दे वांट टू कन्वे। ओके, मेरे ख्याल में वो लोग जो हैं, जो चीज़ हमें यहाँ पे ओके शायद दोनों कंडीशंस उन्होंने हमें शो करके दिखाई हैं, एलियसिंग और नो एलियसिंग। ठीक हो गया। ठीक है, इनके आपने सैम्पलिंग रेट इस तरह से चूज करने हैं कि एक केस में आपको एलियसिंग नजर आए और दूसरे केस में ऑफ कोर्स नजर नहीं आएगी। तो लेट्स सी, पहला वो केस है जिसमें नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। तो ओमेगा एस इज लार्ज एनफ, कितनी लार्ज है, ओमेगा एस इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 2 ओमेगा एन, ठीक है। और ओमेगा एन इस केस में क्या है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ओमेगा एन क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एक्चुअली ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ओमेगा एस के अराउंड आपके पास पहली कॉपी होगी, तो पहली कॉपी में एक इम्पल्स राइट साइड पे आनी है जो कि सॉलिड इम्पल्स होगी। ये इम्पल्स कहाँ पे लोकेटेड है, ओमेगा एस प्लस ओमेगा नॉट, और एक इम्पल्स आपके पास डॉटेड है जो कि लेफ्ट साइड पे लोकेटेड होगी, और ये कौन सा पॉइंट है, ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी आप प्लॉटिंग कर लें कि माइनस ओमेगा एस है, और उसमें आपके पास एक राइट साइड पे इम्पल्स है और एक लेफ्ट साइड पे इम्पल्स है। तो अब आप अपना जो परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो रिकवरी फिल्टर है एच आर जे ओमेगा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या मामला है कि ओमेगा आर पे क्या कंडीशन थी कि इट शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा एन, जो इस केस में ओमेगा नॉट है, और दूसरी कौन सी कंडीशन थी, इट शुड बी लेस देन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन, जो कि इस केस में ओमेगा नॉट है। तो आप जब रिकवरी फिल्टर लगाएंगे जो कि रफली यहाँ कहीं आएगा, तो यू कैन सी के यू कैन गेट योर ओरिजिनल सिग्नल बैक, ठीक है। तो ये वो वाला केस है जो नो एलियासिंग केस है, जिसमें आपने सैम्पलिंग यानी कि एनफ रेट पे की है, आपने कम से कम भी उतने सैंपल्स पर सेकंड कलेक्ट किए हैं कि देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द शिफ्टेड कॉपीज। अब वो नेक्स्ट सिचुएशन जो हम स्केच करना चाह रहे हैं, तो वो सिचुएशन है जिसमें देयर वाज एलियासिंग, ठीक है। तो ये आपके पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रम था, आपके कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, ठीक है। और अब आप अपना जो सैंपल सिग्नल है वो बना रहे हैं। तो जीरो पे आपके पास ओरिजिनल कॉपी है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे इम्पल्सेस हैं आपके पास, और फिर ये कि अब नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया वायलेट हो गया, दैट मीन्स के जो ओमेगा एस है, तो दैट इज एक्चुअली लेस देन 2 टाइम्स ओमेगा नॉट, क्योंकि जब फुलफिल होता है तो उस टाइम क्या होता है कि ओमेगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा एन, जो कि इस केस में ओमेगा नॉट है। तो जब नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ये कंडीशन है, और जब नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया वायलेट होता है तो कंडीशन इस तरह से बन जाती है। दैट मीन्स के ये आपके पास ओमेगा नॉट है, ये आपके पास 2 ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा एस उससे कम है, तो ओमेगा एस रफली यहाँ कहीं है, ठीक है, 2 ओमेगा नॉट से कम है, तो ओमेगा एस यहाँ पे है। तो ओमेगा एस से कितने कितने डिस्टेंस पे आपके पास इम्पल्सेस हैं ओरिजिनल स्पेक्ट्रम को जब आप देखें, तो ओमेगा एस से ओमेगा नॉट दाएं तरफ, यानी कि एक आपके पास इम्पल्स यहाँ पे आ रही है, और इसी तरह से ओमेगा एस से ओमेगा नॉट बाएं तरफ, ठीक है। तो आपके पास एक इम्पल्स यहाँ पे आ रही है। तो ये चीज़, ये आपके पास एक शिफ्टेड कॉपी थी जो राइट साइड पे थे, इसी तरह से नेगेटिव साइड पे ये माइनस ओमेगा नॉट है, ये -2 ओमेगा नॉट है, माइनस ओमेगा एस हो सकता है यहाँ पे हो, और फिर आपके पास एक शिफ्टेड कॉपी जो है वो यहाँ पे आएगी, और एक शिफ्टेड कॉपी जो है वो जो कि डॉटेड है वो यहाँ पे आएगी। और अब आप जब अपना वो रिकवरी फिल्टर लगाएंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट से ज़्यादा है और ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट से कम है, तो ओमेगा नॉट से ज़्यादा यानी कि ओमेगा नॉट आपके पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो आपका जो रिकवरी फिल्टर है वो इससे आगे होना चाहिए और ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट से कम। तो तो अब यानी कि ओमेगा नॉट से ज़्यादा का मतलब है कि आपने इस पॉइंट से आगे आगे जाना है, और ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट का मतलब है कि आपने इस पॉइंट से पीछे पीछे जाना है। तो दीज आर टू डिफरेंट कंडीशंस, यानी एक तो ये कि यहाँ पे कंडीशंस भी दोनों डिफरेंट हैं, रिकंसाइल नहीं कर रही,
एक पॉइंट आपको कह रहा है कि रिकवरी फिल्टर यहाँ पे उसका कट ऑफ होना चाहिए, दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि रिकवरी फिल्टर जो है उसका कट ऑफ यहाँ से आगे होना चाहिए। तो पॉइंट इसके एक तो ये है कि कोई ऐसा रिकवरी फिल्टर नहीं है जो इसमें कोई अच्छा काम कर सके। फिर ये है कि आप रिकवरी फिल्टर जहाँ पे भी लगाएंगे, आप रिकवरी फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं तो भी बात नहीं बनेगी, आप रिकवरी फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं तो भी बात नहीं बनेगी, और अगर आप रिकवरी फिल्टर यहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे भी जिस भी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का आप रिकवरी फिल्टर लगाएंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम थिंग बैक, क्योंकि सेम थिंग कहाँ पे थी, यू कैन ऑलरेडी सी कि इट्स अ लॉट ऑफ मेस। सेम थिंग ये यानी जो ओरिजिनल चीज़ थी वो ये थी, ये जिसको मैं इस टाइम हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको एक ये इम्पल्स चाहिए थी और एक आपको ये इम्पल्स चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ एलियसिंग ये चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है, ये चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है, और इसी तरह से ये चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा आ सकती है। तो एलियसिंग की वजह से आपके जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे आर मेस्ड अप, तो जिसकी वजह से परफेक्ट रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। तो ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि जैसे आप इस फिगर को देख रहे हैं टेक्स्ट बुक में, तो इस फिगर में जो सेकंड फिगर है, जो बी सब फिगर है, तो उसमें आप नाइसली जो है ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं यूजिंग एन आइडियल लो पास फिल्टर। लेकिन जो पार्ट सी है उस केस में क्या मामला हो रहा है, पार्ट सी के केस में कि जब आप अपना रिकवरी फिल्टर लगाते हैं, बिकॉज ऑफ एलियसिंग व्हाट डू यू गेट इन द एंड, इट्स नॉट द सेम एज बिफोर। जो ओरिजिनल चीज थी, जो ओरिजिनल सिग्नल था, वो वापस आपको नहीं मिला है। तो ये उन्होंने डी और ई जो आपके पास सब फिगर्स हैं उसमें शो किया हुआ है कि जब एलियसिंग नहीं होगी तो यू विल बी गेटिंग द सेम साइनोसाइड बैक, और जब एलियसिंग होगी तो यू विल बी गेटिंग समथिंग डिफरेंट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इससे आगे अब मजीद, यानी कि क्योंकि हमने अपना एनालिसिस कंटिन्यू करना है, तो कुछ मजीद डेरिवेशन होगी, कुछ मजीद इक्वेशंस हमें नज़र आ रही हैं, और फिर वो इक्वेशंस इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, डेरिवेशन व्यू पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए जो चीज़ सिग्निफिकेंट है वो यही कि हाउ टू मेक यूज ऑफ दीज इक्वेशंस टू मेक द फ्रिक्वेंसी डोमेन प्लॉट्स। ठीक है, जैसे अब हमें जो अगली चीज नजर आ रही है, मे बी आई शुड शो यू द फिगर 4-6। यानी अब ये वंस अगेन ये वो चीज़ है जो डिटेल में तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ऑन थर्सडे, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे उसका टीजर देना चाह रहा हूँ वो यही है कि अब वो पॉइंट है कि जिसमें हम CTFT और DTFT जो है वो साथ साथ प्लॉट करेंगे। जैसे फिगर 4-6 है, तो उसमें जो ए प्लॉट है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, तो दैट इज द CTFT प्लॉट, जिसमें एक्स एक्सिस पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैपिटल ओमेगा है, और इसी तरह से जो बी पार्ट है इस फिगर में, तो वो कौन सा प्लॉट है, दैट इज द DTFT प्लॉट, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है दैट इज स्मॉल ओमेगा। तो CTFT प्लॉट और DTFT प्लॉट, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, तो उस बारे में यानी कि हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इट विल बिकम क्लियर। लेकिन वही है कि फॉर द बिगिनर्स जैसे आप लोग हैं, तो देयर कुड बी कंफ्यूजन इन द बिगिनिंग, शुरू में, तो कीप योर आइज ओपन और स्टे फोकस्ड। यानी इसमें इस पूरे चैप्टर में स्मॉल ओमेगा, कैपिटल ओमेगा, CTFT, DTFT, इनका काफ़ी ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन है, तो उसमें यानी आप लोगों की तरफ से आप कह लें कि ज़्यादा फोकस की और इनपुट की मुझे ज़रूरत होगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं यहाँ पे शो करता हूँ। लेट मी सी। ओके, तो जब तक ये 1 मिनट हमारे पास है, तो तब तक आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस वगैरह मार्क कर लें गूगल क्लासरूम पे। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी ऑलरेडी, एक्स जे ओमेगा 1/t समेशन, उसमें ये था कि एक्स सी जो है उसकी शिफ्टेड कॉपीज थी ओमेगा माइनस के ओमेगा एस पे, ये जो इक्वेशन हमने आज डिराइव की थी। तब आप देखेंगे कि जिस तरह से टी और एन के दरमियान रिलेशन क्या है, टी इक्वल टू एन टी,
ठीक है। इसी तरह से स्मॉल ओमेगा और कैपिटल ओमेगा के दरमियान भी रिलेशनशिप है। व्हाट इज दैट? स्मॉल ओमेगा इक्वल्स कैपिटल ओमेगा टाइम्स टी। ठीक है। इनके टाइम डोमेन में कंटिन्यूस टाइम जो वेरिएबल है और डिस्क्रीट टाइम वेरिएबल है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो आपके पास सी टी एफ टी के लिए जो वेरिएबल है और डी टी एफ टी के लिए जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस रिलेशनशिप को यूज करके फिर इवेंचुअली हम यही इक्वेशंस जो हैं उनको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि कैपिटल ओमेगा जो है दैट इज स्मॉल ओमेगा ओवर टी। तो ऑल ऑफ अ सडन ये जो चीज़ है इसको आप चेंज कर लेते हैं। आप ओमेगा के बजाय स्मॉल ओमेगा ओवर टी लिखते हैं माइनस के, और फिर ओमेगा एस डिवाइडेड बाई टी लिखते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आप जो है वो आ, आपके पास जो चीज़ आना शुरू हो जाती है तो वो एक्स ई टू जे ओमेगा यानी कि डी टी एफ टी आना शुरू हो जाती है। तो डी टी एफ टी और सी टी एफ टी के दरमियान एक लिंक है जो कि हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं 30 सेकेंड्स के लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज विल मेक द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। अटेंडेंस आप लोग जो है वो मार्क कर लें। ओके, तो लुक्स लाइक के देयर इज नो क्वेश्चन, पीपल आर लीविंग। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, थर्सडे वाले दिन मुलाकात होगी।